वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। आहत पौरुष कहानी आशापूर्ण देवी। दुबली पतली और चौवायनाकार देह, रूखा सूखा चेहरा, तेज नुकीली दाढ़ी, मूंछ और चमड़े से मठ हाड़ पंजा, लेकिन आंखों में सारी दुनिया की पीड़ा और थकान। इस चेहरे को देखकर जवानी जैसे किसी शब्द को इसके नजदीक नहीं लाया जा सकता, और अगर लाया भी गया तो सिर्फ हंसी ही आएगी। छिछालेदर की इस संभावना के बावजूद उसने कहा था, कोई भी काम जब मिलता ही नहीं है चाची, तब काम अच्छा है या बुरा, इस बात पर सोचना ही बेमानी है। नौकरों वाला काम ही करूंगा, गले में पड़ी जनेऊ खोलकर रख दूंगा, और क्या ब्राह्मण होने की झूठी अकड़ छोड़नी पड़ेगी। जवानी के दिनों में भी मामा के भरोसे कब तक बैठा बैठा रोटी तोड़ता रहूंगा। तभी उसके मुंह से जवानी की दुहाई देने वाली बातें सुनकर मैं हंस पड़ी थी, लेकिन दूसरे ही क्षण इसे बड़ी मुश्किल से दबाते हुए मैंने पूछा था, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने जब बताया 25, तो बेसाख्ता मेरी हंसी निकल पड़ी थी। 2 के ऊपर 5, कहीं इसका आंकड़ा उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया, कहीं 5 के ऊपर तो 2 नहीं। सचमुच उसने 25 के बदले अपनी उम्र 52 बताई होती तो मैं उस पर यकीन कर लेता, लेकिन मेरी हंसी देखकर वह थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। लेकिन मेरे सवाल के पीछे छिपे संकेत को समझकर उसने सिर झुकाकर कहा, खाने को 2 ठो दाना तक नहीं जुटता चाची, इसीलिए शरीर की हालत इतनी खस्ता हो गई है। और मामा भी वैसे ही मक्खी चूस। अगर मैं उसकी सगी चाची रही होती तो उसकी बातों पर अवश्य ही शर्म नदा होती, लेकिन बात कुछ दूसरी ही थी। अपने गांव जवार का होने के नाते और पड़ोसी होने की सुविधा के चलते यह दरिद्र ब्राह्मण संतान इस घर के मालिक को शुरू से ही चाचा और मुझे चाची कहता आया है, और तभी से एक का नौकरी का जुगाड़ कर देने का विनम्र अनुरोध करता रहा है। उसे तो कुछ ऐसा ही जान पड़ता है कि कलकत्ता महानगर एक कल्पवृक्ष है और उसमें नौकरी रूपी हजारों लाखों पके और मीठे फल लटके हुए हैं। बस हाथ बढ़ाने की जरूरत है। और जो लोग इतनी ढेर सारी किताबें लिखते हैं उनके लिए किसी छापाखाने में एक नौकरी का बंदोबस्त करवा देना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन यह काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह उसकी समझ से परे है, लेकिन किया क्या जा सकता है। किताबें लिख मारने वाले लेखकों की साख और धाक कितनी होती है, इसे लेखक अच्छी तरह जानते हैं। अगर ऐसी कोई मजबूरी न होती तो उसके लिए नौकरी का जुगाड़ कर देना तो बहुत कुछ मेरे ही हक में होता। अपने ही गांव जवार के और एक पड़ोसी होने के नाते इस छोकरे ने पिछले 1 महीने से यहाँ खेमा डाला हुआ है। ऐसा भी नहीं जान पड़ता कि नौकरी न मिली तो वह अपने गांव लौट जाएगा, इसलिए उसे नौकरी लाने की कोशिश में मैंने कोई कोताही नहीं की। लेकिन नौकरी की गुंजाइश भी तो हो कहीं। दुखिया ब्राह्मण घर की औरतों और मर्दों का काम है दूसरे के घरों का खाना पकाना, और इसी में वे संतोष कर लेते हैं। जानी के घर में ही वह पला बड़ा है। मामा और मामियां भी हैं, लेकिन वैसे रसोई घर में क्या कुछ पकता रहता है, कभी मुड़कर नहीं देखा होगा उसने। हमारा निताई भी इसी में राजी था। तो फिर तभी तो उसने यह तय किया है कि जनेऊ उतार दूंगा, और क्या कहूंगा कि निचली जात का लड़का हूं। जब नौकरी ही करनी है तो इन सारी बातों का रोना गाना कैसा। जवानी तो ऐसे ही बीत चली, और तभी एक नौकरी की खबर मिली थी। घर की चाकरी ही थी। टेलीफोन पर एक सहेली की बेटी ने बताया, एक नौकर चाहिए मौसी, मिल जाएगा। नौकरानी नहीं, नौकर। जीना दूभर हो गया है। और कहते कहते उसका गला रुंध गया था। निताई पास ही खड़ा था और मैंने रिसीवर पर जो कुछ कहा वह सुन रहा था। मेरे रिसीवर रखने पर उसने छूटते ही कहा, ठीक है चाची, मुझे भेज दीजिए। मैंने आनाकानी की थी। कहा, देख निताई, ऐसा है कि उन्हें एक नौकर की जरूरत है। मोटा मोटा काम करना पड़ेगा। वे तुम्हें जूते झाड़ने को कहेंगे, गंदे कपड़े साफ करने। निताई ने गर्दन झुकाकर कहा था, सो तो कहेंगे ही चाची। मैं तो यह सब जानबूझकर ही स्वीकार कर रहा हूँ। देखो बेटे, ऐसा ना हो कि अपने मान सम्मान की बात तुम्हें छू जाए और तुम दुखी हो जाओ। समझ गए ना? मैंने देखा कि निताई अपनी बात पर अड़ा है। उसने दृढ़ता से कहा, अरे नहीं चाची, जब स्वीकार कर लिया तो पीछे क्यों हटने लगा भला। मुझे पता है जूठे बर्तन भी उठाने पड़ेंगे, जूते चमकाने होंगे, सब करूंगा। दूसरे के गले पड़े रहने से यह काम कहीं कम ही अपमानजनक होगा, है ना? मैं कुछ कह नहीं सकी। क्या कहती भला? अपनी सहेली की बेटी के अनुरोध की रक्षा कर रह पाने की खुशी के साथ एक आदमी को खामखाह बिठाकर खिलाने के दायित्व से मुक्ति भी मिली। अपनी छोटी मोटी पोटली में 2-1 कपड़े समेटकर उसने मुझसे वह पर्ची ले ली जिस पर घर का नाम पता लिखा था और काकुलिया की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद ही मेरी सहेली की बेटी ने अपनी हंसी खुशी का इजहार करते हुए टेलीफोन पर मुझे धन्यवाद दिया।
बोली, मैं आपका उपकार कैसे भूल सकती हूँ मौसी। मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी परेशान थी। मैं मन ही मन मुस्करा रही थी। दरअसल बड़े लोगों की तकलीफें भी कुछ ज्यादा ही बड़ी होती हैं। ऐसा ना होता तो उसकी गृहस्थी में है ही कितने लोग। सिर्फ दो जने, खुद वह और उसका पति। बस, कोई बाल बच्चा नहीं। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम तीनों बेला कोई नौकर सामने न दिख पड़े तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। हालांकि वह चाहे तो रेफ्रिजरेटर के भले के लिए ही सही एक दिन सौदा सुलूक करके पूरे सप्ताह भर आराम कर सकती है। एक दिन खाना पकाकर 2-3 दिनों तक खा सकती है। खाना थोड़ा गर्म ही तो करना होगा। मैं उसे खाना पकाना सिखा दूंगी। चाची। कुछ दिनों के बाद शीला की भारी भरकम आवाज टेलीफोन के तर को झंझनाती गूंज पड़ी। आपने तो बहुत ही बढ़िया आदमी भेज दिया है चाची। जरा सा नानुकुर नहीं। बेचारा बक दो, झक दो, चुप रहता है। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके पहले वाला तो बड़ा ही शैतान था। बास्टर्ड। बीच बीच में शीला का फोन आता रहता। शीला वैसे एक आधुनिका नारी है। कहना चाहिए जरूरत से ज्यादा आधुनिका है। डॉट डॉट डॉट। और इस तरह के आधुनिक समाज में वह एक बार की सबसे आगे दिख पड़ने की योग्यता भी रखती है। लेकिन माँ और मौसियों के मामले में उसका कुछ दूसरा ही नजरिया रहा है। वहां शीला का व्यक्तित्व उसे दूसरों से एकदम अलग कर देता था। अपने पिछले नौकरों के बारे में उसने जिन जिन विशेषणों का हवाला दिया से टेलीफोन के इस सिरे पर सुनने वाले मेरे कान एकदम दे उठते थे। गनीमत यह थी कि ईश्वर की कृपा से मैंने जिस आदमी को उसके पास भेजा था, उससे शीला खुश थी। निताई भी कम खुश नहीं था। 2 दिनों बाद ही वह मिलने आया था मुझसे। उसकी देह पर हवाई शर्ट और गाढ़े का पायजामा था। हजामत बनी हुई थी और सफाचट चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। आपने तो बहुत ही अच्छी जगह काम दिलवा दिया चाची जी। वे दोनों भी बड़े अच्छे लोग हैं। और मैंने तो उन्हें कहा तक नहीं। तो भी उन्होंने खुद अपनी इच्छा से ये सारे कपड़े दिए हैं। मैं मन ही मन हंसती रही। एक तरफ तो कोई भी छोटी मोटी नौकरी पाने की चिंता में जनेऊ तक उतार कर रख देने की तैयार, और दूसरी तरफ ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद दूसरों के उतारे पुराने कपड़े पहन लेने में जरा भी शर्म नहीं। ठीक ही कहा गया है, भात के आगे कैसी जात। निताई के स्वर में उसकी खुशी झलक रही थी। चाची माँ क्या बताऊं, खाना पीना सब एकदम फर्स्ट क्लास है। वे जो खुद खाते हैं वही मुझे भी खिलाते हैं। इसे ही कहते हैं ऊंचा आचार और ऊंचा व्यवहार। मैं भी यही सोचता हूँ कि जिन्हें हम अपने पिता या गुरु की तरह मानते हैं उनसे भला इतनी दूरी कैसी। जात पात का और छुए जाने का इतना विचार क्यों। ऐसे कैसे चलेगा। इससे तो हमारा भी नुकसान है और उनका भी। और वे दोनों खाते भी कितना है। बस दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें लाकर ढेर लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि वे सामान लाते हैं, जमा करते हैं और फिर फेंक देते हैं, या फिर मुझसे कहते हैं निताई सुन, वो सब हम नहीं खाएंगे, अगर तुझे खाना है तो खा ले। केक, पेस्ट्री और न जाने क्या क्या। मैं तो उन सब के नाम भी नहीं जानता। मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी भी आती और दुख भी होता। मैं यही सोचती कि जिसे ब्राह्मण वंश के होने का इतना गर्व था और जो यहाँ तक कह रहा था जनेऊ खोलकर रख दूंगा, वही अब बिना किसी हिचक के जूते झाड़ रहा है, जूठा खा रहा है। जाने भी दो, मुझे खामखाह के झमेलों में पड़ना न पड़े, यही बहुत है। लेकिन फिर भी मेरा जी कुछ उचाट सा रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जी लगाकर काम करना, मैंने कहा। बस दो ही तो प्राणी है, जो करना है तुझे ही करना है। बस इसी तरह। निताई ने ठहाका लगाते हुए कहा, आपको कहना न होगा चाची। भैया और भाभी जी तो कभी भूल कर भी नहीं देखते। जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। मुझे संतोष हुआ। उधर शीला का सुरीला संवाद सुनने को मिलता रहता था। मैं तो आपको दोनों बेला प्रणाम करती रहती हूँ मौसी। काम करने का सलीका हो तो ऐसा। मुझे तो अपनी गृहस्थी की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत तक नहीं पड़ती। निताई ही सौदा सुलूफ ले आता है, बाजार जाता है। आज खाने में क्या बनेगा, सब उसी के जिम्मे रहता है। मैं यही सोचती रही कि चलो कहीं तो कोई फर्क पड़ा। लोगों के लिए नौकर या रसोई जुटा देना अथवा किसी के ब्याह के लिए कहीं कोई जुगाड़ भिड़ा देना तो आए दिन लगा ही रहता है, लेकिन अब तक कहीं से किसी का धन्यवाद नसीब नहीं हुआ था। शिकायतें और उलाहने ही मिलते रहे हैं अब तक उपहार में। निताई की सादगी, उसकी मजबूरी और थोड़े में ही खुश हो जाने की तैयारी ने मेरी इज्जत रख ली है। निताई तो ऐसा ही था, लेकिन ऐसा रह नहीं पाया। और मैं उसी बात पर आती हूँ। आज दोपहर को जब मैं खा पी कर हाथ में कहानी की एक किताब लेकर पढ़ रही थी और लगा कि नींद आ रही थी, अचानक मैंने देखा कि निताई अपने हाथ में अपनी वही पुरानी पोटली लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है।
क्या बात है निताई, कैसे हो? मैंने पूछा। निताई की भोली भाली सूरत और सहमी सहमी आंखों में जैसे चिंगारियां फूट रही थी। सिर झुकाकर खड़ा रहने और अंगूठे से जमीन कुरेने वाली चिर परिचित मुद्रा से अलग थलग जान पड़ने वाला निताई आज एकदम सीधा खड़ा रहा। क्या हुआ? सारे कपड़े लत्ते लेकर चले आए तुम? मैं अब वहां काम नहीं करूंगा, उसने साफ साफ बता दिया। मैं हैरान, ऐसा जान पड़ा कि सरगम में बंधे सितार का एक तार अचानक झंझनाकर टूट गया और सारे स्वर बिखर गए। दोनों ही पक्ष के मन में परस्पर भरोसा और एक दूसरे के लिए इतना आभार। यह अचानक क्या हुआ? मैंने उससे जानना चाहा, पर निताई चुप रहा। ऐसा जान पड़ा कि वह किसी कारणवश अपमानित हुआ है। नौकर चाकर की जात ही ऐसी होती है। हजार बार अच्छा काम करो, बढ़िया स्वभाव बनाए रखो, लेकिन जरा सा गांठ पड़ गई कि नौकरी से जवाब। निताई कोई भूखा तो नहीं मर रहा था, लेकिन उसकी उबड़ खाबड़ हाड़ पंजे की खाल जरूर भर रही थी। मैं अपनी झुंझल को रोक न पाए। मैंने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या? बकझक, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटे कि अगर गलती करोगे तो झाड़ पड़नी ही पड़नी है। आखिर कौन है जो सब सहता जाएगा? आखिर तुम्हार कोई सुरखाव का पर नहीं जड़ा। अभी उस दिन तो तुम बता रहे थे कि सब कुछ बड़ा शानदार है, और अचानक कोई बात हो भी गई तो? नहीं चाची, निताई इस बार अपनी जुबान खोले बिना नहीं रह सका। उनकी बातचीत का ढंग तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर क्या काम बहुत ज्यादा था? घर गृहस्थी का काम भी कहीं नाप जोक से होता है। एक दिन कुछ कम होता है तो फिर दूसरे दिन ज्यादा भी हो जाता है। निताई ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, बात यह नहीं थी चाची। काम कोई ज्यादा नहीं था। आपके आशीर्वाद से निताई इस कमजोर शरीर से भी घोड़े दौड़ा सकता है। मैं हैरान थी। तो काम छोड़ने के पीछे बात क्या थी? मैंने पूछा। सिर झुकाए निताई के चेहरे की मांसपेशियां एक बार फिर उभर गईं। उसकी आवाज जैसे खनक रही थी, वहां मेरी मान मर्यादा को खतरा था। मान मर्यादा? मैं उसकी बात सुनकर सकते में आ गई। कोई बकझक नहीं तो फिर मान मर्यादा जैसी वह कौन सी चीज थी जिसकी उंगली पकड़कर निताई भाग खड़ा हुआ? मैंने उसकी बात को दोहराते हुए कहा, तुम ही तो कह रहे हो कि ऐसी कोई बकझक या झड़प नहीं हुई, तो आखिर वह कौन सी हवाई चिड़िया थी जी? सके पंखों पर तुम्हारा सारा मान सम्मान सवार होकर उड़ गया। फुर से निताई फिर अपनी जानी पहचानी मुद्रा में लौट गया। उसने सिर झुकाए झुकाए ही कहा, मैं आपको नहीं बता सकता चाची। नहीं बता सकता? यह भला क्या बात हुई? मैं अपनी सहेली की बेटी शीला को जानती थी। यह ठीक है कि वह थोड़ी शोक है, जरा घमंडी भी है, लेकिन खैर मैंने भी कुछ तय कर लिया था। मैंने उससे पूछा, देख निताई, बिना बताए तो बात नेगी नहीं। अगर तुम किसी के सिर बेवजह कोई दोष मार दो और काम छोड़ दो तो मैं शीला को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो अभी तुरंत उससे पूछना पड़ेगा कि आखिर बात क्या हुई। निताई ने अपनी गर्दन को सिकोड़े सिकोड़े जवाब दिया, कह दीजिएगा। अचानक अपनी नानी के गुजर जाने की खबर पाकर वह गांव चला गया। वाह, यह बात तो तुम ही उन्हें बताकर आ सकते थे। इसमें न बताने जैसी कोई दबी छिपी बात तो नहीं है। तो फिर आपके जी में जो आए वही कह दीजिएगा। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मुझे सारी बातें मंजूर हैं, पर यह बहानेबाजी जरा भी पसंद नहीं। मैंने उसे धमकाते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारा लंबा चौड़ा और बेशकीमती मां न सम्मान आखिर किस बात से धूल में मिल गया? यह तुम्हें बताना ही होगा। निताई ने एक बार फिर आनाकानी की। ऐसा जान पड़ा कि उसके स्याह पड़ गए दोनों कमजोर होठ एक बार कंपे। उसकी आवाज सहमी हुई थी, वे दोनों बहुत ही अच्छे हैं चाची, बहुत ही अच्छे, लेकिन वे मुझे आदमी नहीं समझते शायद। मैं भले ही गरीब, अनाथ और मूर्ख हूं, लेकिन कोई बच्चा तो नहीं। आखिर 25 साल का जवान आदमी हूं। वे दोनों औरत मर्द का सारा खेल मेरे सामने ही। कुछ बताने के पहले उसके होठ चुप हो गए। ऐसा लगा कि उसकी आवाज चुप गई। मैं भी खामोश हो गई। कहना चाहिए स्तब्ध रह गई। इस बीमार और कमजोर सी लगने वाली छो बौनी आकृति से मैं आंख न मिला पाए। सारा कुछ बड़ा ही अजूबा और अनोखा जान पड़ा। अविश्वसनीय भी, लेकिन तो भी मुझे यह जान पड़ा कि उसने कहीं कोई जख्म जरूर खाया है। एक ब्राह्मण की संतान होते हुए भी वह नौकर का काम कर सकता है, जूठा खाना खा सकता है, दूसरों के उतारे पुराने कपड़े पहन सकता है। इसमें उसकी कोई मान हानि नहीं होती। उसकी मर्यादा तो तब भंग होती है जब उसकी जवानी की अनदेखी और अवहेलना की जाती है। अपने को एक जवान आदमी के रूप में प्रस्तुत कर पाने की निताई की कोशिश पर आज मेरी हंसी नहीं छूटी, और मैं उसके आहत पौरुष की तरफ आंख उठाकर देख न पाए। मुझे ऐसा जान पड़ा कि स्याह आंसू चुहचुहा रहे हैं। उसकी आंखों में सुलगते और
खौलते आंसू। अनुवाद रणजीत कुमार साहा। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।